स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज हम पहुंच गए हैं अपने दूसरे भाग पर। जो हमने चैप्टर शुरू किया था एयर, उसके फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम पहुंच गए हैं सेकंड पार्ट पे, जिसमें हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसको कितनी लेयर्स में डिवाइड किया है और उन लेयर्स की स्पेशलिटी क्या है। उसके अलावा वेदर और क्लाइमेट पढ़ेंगे। सो लेट अस डोंट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द चैप्टर, that is air. We have reached the part second of this chapter. So the first topic for today is structure of atmosphere. Structure of atmosphere देखना है हमें, जिसमें हम अपनी बुक में भी एक डायग्राम देख सकते हैं, जिसपे अगर नीचे से लेयर्स को शुरू करें, यानी कि अर्थ के लेवल से या अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे, तब हमें कौन कौन सी लेयर्स मिलेंगी। द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर वाली लेयर है मेसोस्फेयर, अबव इट इज थर्मोस्फेयर एंड द टॉप मोस्ट वन इज एक्सोस्फेयर. So troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Let's one by one learn the specific qualities of these layers. इन layers की जो special quality है, special feature है, उनके बारे में जानते हैं एक एक करके। द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। कहाँ से फर्स्ट? अर्थ सरफेस के पास से शुरू करते हुए ऊपर को जब जाते हैं, तो सबसे पास जो क्लोजेस्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, सी लेवल है, उसके ऊपर प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं और उसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर है। दिस लेयर्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर्स, दो दिस लेयर रेंजेस फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर। यह लेयर 10 से 18 किलोमीटर की रेंज में फैली हुई है, पर इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर। मोस्ट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट है। जितनी भी हवा, एयर हमारे वातावरण में है, उसमें से ज़्यादातर कौन सी लेयर में है? ट्रोपोस्फेयर में। इट कंटेन्स द क्लाउड्स एंड ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म्स एसेट्रा। तो यहाँ पर हमें ज़्यादातर वेदर फिनोमिना मिलते हैं, बारिश होना अलग अलग फॉर्म में, बर्फ़ गिरना एसेट्रा। दूसरी लेयर पे जाते हैं और उसकी विशेषता देखते हैं। दूसरी लेयर जो है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस से लेके 50 किलोमीटर तक है। इसका मतलब 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर 13 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक कौन सी लेयर है? सॉरी, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पे कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। इसमें ज़्यादातर कोई क्लाउड्स या कोई रेनफॉल, स्नोफॉल या और कोई वेदर फिनोमिना हमें नहीं देखने को मिलता है। इट इज़ आइडियल फॉर फ्लाइंग एयरप्लेन्स। तो कोई वेदर फिनोमिना नहीं है, इसलिए आदर्श लेयर है, आइडियल लेयर है प्लेन्स उड़ाने के लिए। इट कंटेन्स द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। ये ओजोन लेयर भी है इसमें, जो हमें जो सन रेज या अल्ट्रावायलेट रेज की जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जिससे हमें स्किन कैंसर या और भी अन्य बीमारियां, रैशेज वगैरह हो सकते हैं, उससे हमें बचाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आइडियल है प्लेन्स के फ्लाइंग के लिए। और दूसरा ओजोन लेयर यहाँ पे मिलती है, जो ओजोन लेयर हमें बचाती है सन रेज की जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, उसमें जो हार्मफुल कंटेंट्स हैं, उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती है। तीसरी लेयर पर चलते हैं। द थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर। तो इसकी जो लिमिट है वो ग्राउंड सरफेस से लेके 80 किलोमीटर तक है, यानी कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच की जो लेयर है वो है मेसोस्फेयर। मेटेराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ड्यू टू फ्रिक्शन। जो मेटेराइट्स हैं, या आप कह सकते हैं रॉक पीसीज हैं, रॉक पार्टिकल्स हैं, या बड़े बड़े जो पत्थर हैं, वो जब इस लेयर के अंदर एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से वो बर्न अप हो जाते हैं और हमारे अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। अगर ये लेयर नहीं हो और वो बर्न अप नहीं होंगे तो काफ़ी डैमेज हमारे अर्थ सरफेस के अलग अलग हिस्सों को हो सकता है, इन तेज़ी से हमारी तरफ आते हुए मेटेराइट से। इट इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे ठंडा पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, और टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, इट इज़ -100 डिग्री सेल्सियस। तो हम इमेज में देख सकते हैं कि जैसे ही मेसोस्फेयर में रॉक पार्टिकल्स या बड़े बड़े रॉक्स आते हैं तो वो बर्न अप हो जाते हैं हमारी अर्थ तक पहुंचने से पहले।
The fourth layer is thermosphere. It extends up to 400 kilometer, that is from 80 to 400. टेम्परेचर इंक्रीजेज वेरी रैपिडली, टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है इस लेयर में जैसे आप ऊपर जाते हैं. आयोनोस्फेयर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस लेयर. तो आयोनोस्फेयर जो है वो भी इसी लेयर का एक हिस्सा है. और द आयोनोस्फेयर कंटेन्स आयंस विच हेल्प्स इन रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स. आयोनोस्फेयर में आयंस होते हैं जो कि ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हैं जो जब हम किसी रेडियो स्टेशन से अर्थ में रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसीज को भेजते हैं तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर अर्थ सरफेस पे आती हैं. और जिन जिन लोगों के पास वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रेडियो सेट्स होते हैं, वहाँ पे वो ट्रांसमिशन पहुँच जाता है, यानी कि जो बातें वो कहना चाहते हैं वो पहुँच जाती हैं लोगों तक. दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. तो रेडियो ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती है ये लेयर थर्मोस्फेयर, जिसमें कि एक पार्ट है आयनोस्फेयर. उसके बाद आखिरी लेयर पे आ जाते हैं. द लास्ट एंड द टॉप मोस्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप बियॉन्ड 600 किलोमीटर. 600 किलोमीटर के आगे जो भी एटमॉस्फेयर बचा हुआ है वो क्या है हमारा एक्सोस्फेयर. इट इज़ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अर्थ. ये हमारी फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी काम करती है. और सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करते हैं, अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, एंटरटेनमेंट सैटेलाइट्स, सिक्योरिटी सैटेलाइट्स, सर्वेलेंस सैटेलाइट्स, ऐसे अलग अलग तरह की सैटेलाइट्स हम भेजते हैं. हम बार बार न्यूज़ में देखते हैं आज इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या नासा ने कौन सी सैटेलाइट भेजी है, उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे हमें. तो देश के बहुत काम आती हैं सैटेलाइट्स अलग अलग इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वेदर की हो, एग्रीकल्चर के बारे में हो, क्लाइमेट के बारे में हो, या फिर किसी पे नज़र रखनी हो, सर्वेलेंस रखनी हो. इस तरीके के कामों के लिए हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं. और ये सैटेलाइट्स ज़्यादातर एक्सोस्फेयर में रिवॉल्व करती हैं अर्थ के चारों तरफ और हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं. इट कंटेन्स वेरी थिन एयर. यहाँ पे बहुत थिन एयर है और बहुत ही हल्की गैसेस जैसे हाइड्रोजन और हीलियम भी यहाँ पे फ्लोट करती है. हेयर यू कैन सी एन इमेज ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. सो अब हमने पांचों की पांचों जो लेयर्स हैं, मेजर लेयर्स हैं, उनके बारे में जान लिया. वो कितने किलोमीटर तक हैं, एक्सटेंड करती हैं, क्या क्या उनके मेन फीचर्स हैं. हम जान लेते हैं थोड़ा वेदर और क्लाइमेट के बारे में. वेदर इज द टेम्पररी कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस एंड क्लाइमेट इज द ओवरऑल एवरेज वेदर एट अ प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और ज़्यादा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं. द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम like an hour, a day, a week or a month, etc. is known as weather. तो वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिनों या हफ्ते या महीने के लिए होती हैं, उनको उन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, उन वातावरण की परिस्थितियों को हम कहते हैं वेदर. फॉर एग्जांपल, कभी कभी आप देखते हैं बाहर निकल के बारिश हो रही है, उसके 2 घंटे बाद या कुछ समय बाद धूप निकल रही है. उसके अलावा कभी तेज़ हवाएं आ रही हैं. तो ये बदलती जो परिस्थितियां हैं एटमॉस्फेयर की, इसको हम क्या कहते हैं, वेदर. ये कुछ छोटे समय में बदल सकती हैं, कुछ घंटों में बदल सकती हैं. तो जो बदलती रहती हैं अक्सर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसको कहते हैं वेदर. तो फिर क्लाइमेट किसे कहते हैं? द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स और मोर. ऐसी परिस्थितियां जो अपने आप को रिपीट करती हैं, 25 साल या उससे ज़्यादा का जो टाइम पीरियड हो चुका है उनके रिपीटेशन को, उसको कहते हैं क्लाइमेट. जैसे इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया का मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, जहाँ पे विंड्स की डायरेक्शन सीजन्स के हिसाब से बदलती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, हमें देखने को मिलता है क्या, अप्रैल मई जून में समर्स, और उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर में मॉनसून, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें क्या नवंबर दिसंबर जनवरी में हमें क्या मिलता है, विंटर्स. तो ऐसी कंडीशंस जो प्रिवेल कर रही हैं 25 साल या उससे ज़्यादा के लिए परमानेंटली, उसको कहते हैं हम क्लाइमेट. और जो कंडीशंस बार बार बदल रही हैं उसको कहते हैं वेदर. सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी कुछ आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि अर्थ रिसीव ओनली अबाउट 1/2 बिलियन पार्ट ऑफ सन्स एनर्जी. तो जो हम सन की एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, सन रेज रिसीव कर रहे हैं,
उसमें जो कंटेंट एनर्जी रिसीव कर रहे हैं वो सिर्फ 1/2 बिलियंथ पार्ट है सन में जितनी एनर्जी है टोटल एनर्जी का। तो यानी कि हम एक बहुत ही छोटा हिस्सा रिसीव कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए पर्याप्त है। किसके लिए? हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जो एनर्जी सोर्सेज प्राप्त करने हैं उसके लिए। When the air is heated, it expands and become lighter and goes up। अब हम एयर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है किसी एरिया का, तो वहाँ पे जो एयर है वो एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होने लगता है और वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। उसके साथ साथ फिर क्या होता है, द कोल्ड एयर, जो जहाँ पे कम टेम्परेचर है यानी कि लो टेम्परेचर है, वहाँ की जो एयर है उसका प्रेशर जो है वो हाई है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। तो जैसे ये कोल्ड एयर ऊपर उठने लगती है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर है वो ऊपर उठने लगती है, तो जहाँ पे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर है वो एयर उसकी जगह लेने की कोशिश करती है। और इस तरीके से ये वायु का चक्र चलता रहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और फिर लो प्रेशर की एयर ऊपर उठ रही है, फिर वापस एयर हाई प्रेशर उसको उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। दिस फिनोमेना या दिस सर्कल ऑफ एयर इज नोन एज एयर सर्कुलेशन। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहाँ होता है? जहाँ टेम्परेचर लो होता है। लो प्रेशर कहाँ होता है? जहाँ टेम्परेचर हाई होता है। एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज लर्निंग, दैट इज असाइनमेंट्स, some questions which are based on the things which you have learned today. So question number first, name the major layers of atmosphere. Question number 2, discuss the main features of the different layers of atmosphere. Question number 3, differentiate between weather and climate. Question number 4, what is air circulation? Explain with the help of a diagram. And question number 5, observe and note down the weather report in local newspaper for 10 days. ऑल्सो राइट द कंक्लूजन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके एनसीईआरटी बुक से ही उठाया है मैंने। उसमें क्या बोल रहे हैं, जो वेदर रिपोर्ट आती है, जो किसी दिन की वेदर रिपोर्ट आती है एक न्यूज़पेपर में, ऐसे ही आपको 10 दिन तक, 10 दिन के जो न्यूज़पेपर है उसमें जो वेदर रिपोर्ट आ रही है उसको उठाना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, और 10वें 11वें दिन उन सभी 10 दिन की रिपोर्ट्स को कंपेयर करना है, कंक्लूड करना है कि कैसे कैसे वेदर बदलता है पिछले 10 दिन में या एक हफ्ते में। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू स्टिल हैव डाउट्स यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।